हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस में सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कैसे फंक्शन करती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं और किस तरह से सरकारें काम करती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा लेक्चर आज का बड़ा होगा। आप पेशेंस के साथ उस चीज़ को सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का विभाजन है। कहा गया क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का विभाजन है, यानी जो जितने सब्जेक्ट है हमारे देश से संबंधित, सभी सब्जेक्ट्स को क्या है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और चौथा जो है कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया। यूनियन लिस्ट को कहते हैं संघ सूची हिंदी में, और इसको हम कहते हैं राज्य सूची, और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। तो ये 3 लिस्ट बनाई गई है, यानी पूरे हम लोगों से संबंधित, भारत के आम नागरिकों से संबंधित जितने भी विषय है, वह लगभग तीनों सूचियों में क्या होते हैं, आ जाते हैं। अब यह जो विषय बनाए गए, इन विषय में जो यूनियन लिस्ट है, 97 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए। 97 सब्जेक्ट क्या है यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में। यह विषय क्या थे? यह विषय वे थे जो पूरे देश से संबंधित विषय हैं, उसको हम यूनियन लिस्ट में रखे, संघ सूची में। पूरे देश से संबंधित विषय क्या है? जैसे डिफेंस क्या है? देश की सीमाओं की सुरक्षा, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसको हम कहाँ रखें? संघ सूची में। रेलवे है, सभी राज्यों को जोड़ती है, एक राज्य से दूसरे राज्यों को कनेक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो उसको हम कहाँ रखें? इस यूनियन लिस्ट में। पोस्ट ऑफिस है, आप देखें, आप कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, तो क्या है, वह तमाम पत्र पत्रिकाओं का आदान प्रदान आप करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है, हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का। तो वे विषय जो क्या है, पूरे देश से संबंधित विषय है, उनको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया कि जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, आपकी डिफेंस हो गई, मिलिट्री हो गई, ठीक है, CRPF है, BSF है, जितने सब किसका विषय है? यह यानी उनसे संबंधित जितने भी चीज़ों को, नियम है, कानून है, वो सारी चीज़ों बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यूनियन की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी मोदी साहब की जो सरकार है, वो क्या करती है? इस पर सारे रूल्स रेगुलेशन, यानी इनसे संबंधित विषयों पर चर्चाएं, इनसे संबंधित विषयों पर कानून, नियम, वह कहाँ होगा? लोकसभा, राज्यसभा में बनाया जाएगा। दूसरा जो विषय है राज्य सूची, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। यह सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? राज्यों से। यानी राज्य में, एक राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनसे संबंधित जो विषय है, ठीक है, उसको हम राज्य सूची में रखें। वह कौन से विषय? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, ये सभी राज्य हैं। अब उस राज्य के लोगों को, जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, कोई उनके साथ, उसके लिए जिम्मेदारी क्या है? वहाँ की लोकल पुलिस है। यूपी की यूपी पुलिस, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र पुलिस। तो हर स्टेट की इसीलिए क्या है? अपनी पुलिसिंग है, जो वहाँ के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराती है। तो यह किसका विषय है? राज्य का विषय है। वहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को क्या है? एजुकेशन देना वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी है। तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होने के कारण क्या है? वहाँ एजुकेशन जो है वो किसका विषय है? राज्य का विषय है। वहाँ के लोगों को हेल्थ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना,
स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह किसका विषय है? स्टेट का विषय है। तो ऐसे जो विषय हैं जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन देखता है? राज्य सरकारें देखती हैं। यानी उनका जो भी उससे संबंधित जो नियम है, कानून है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उसके लिए विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों मिलकर के क्या है? रूल और रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है। तीसरी जो आती है सूची आती है, 47 सब्जेक्ट्स होते हैं समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 47 सब्जेक्ट्स है। इस 47 सब्जेक्ट पर रूल बनाने का अधिकार क्या है? दोनों को दे दिया गया। तो पहली चीज हम लोगों को जानना जरूरी है कि समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। भाई जो लिस्ट इसमें है दोनों में, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जो उस समय जब संविधान बना, संविधान बनाने वाले लोगों ने जब संविधान बना रहे थे, जब विषयों को बंटवारा कर रहे थे, तो यह विषय तो थे, लेकिन ये हुआ कि आगे चल के जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो कई ऐसे नए विषय जो छूट गए हों, जो इन सूचियों में शामिल ना हो पाए हों, उन विषयों पर फिर नियम कानून कौन बनाएगा? उसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है? 47 सब्जेक्ट रखे गए और यह 47 सब्जेक्ट पर दोनों को अधिकार दिया गया कि दोनों क्या कर सकते हैं? नियम और कानून बना सकते हैं। अब ऐसे में क्या है, कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है कंकरेंट लिस्ट पर, लेकिन उसे अगर लगता है बाद में केंद्र सरकार को कि यह कानून जो है अन्य राज्यों के लिए भी उचित है, जरूरी है, तो उस पर क्या करती है? उसी विषय पर फिर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। और जब केंद्र द्वारा वह कानून बनाया जाता है तो फिर क्या है? राज्य का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि केंद्र का जो भी कानून होगा क्या होगा? वो सभी राज्यों पर लागू होगा, क्योंकि केंद्र सरकार क्या है? पूरे देश की है। तो जब सभी राज्यों पर लागू होगा, इसलिए क्या है? उस स्टेट का फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से दो तरह की सरकारें हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा एजुकेटिव और तीसरा जुडिशरी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, यानी अंग जो है? एक तो लेजिस्लेचर और दूसरा एजुकेटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम कहते हैं क्या है? व्यवस्थापिका, हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका, इसको हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? विधायिका। विधायिका क्यों बोलते हैं? कि जो विधि को निर्माण करती हो, यानी कानून बनाने का जो काम करती है, उसको कहते हैं हम विधायिका। ठीक है। दूसरा एजुकेटिव, यानी जो यह कानून बनाया जाता है यहाँ पर, उस कानून को लागू करने का काम यह करती है, इसीलिए इसको कार्यपालिका बोला गया। एजुकेटिव, एजुकेट करने का काम, लागू करने का काम किसकी है? इसकी है। और संविधान बनाने वाले समझदार थे, काफ़ी विद्वान लोग थे, वो जानते थे चुनी हुई सरकार है जिसका काम है कानून बनाना, और चुनी हुई सरकार का जो चुने हुए एमपीज हैं, उन्हीं का एक हिस्सा तो सरकार में बैठती है, दूसरा क्या है? विपक्ष में बैठती है। तो यह कहीं मनमानी न करें या कहीं संविधान के जो मूल सिद्धांत है, उन मूल सिद्धांतों को कहीं डैमेज न करें। ठीक है। इसके लिए अलग से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की।
न्यायपालिका की व्यवस्था की क्या है, इंडिपेंडेंस। तो यह न्यायपालिका की व्यवस्था किया, इंडिपेंडेंस। इसीलिए इस न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, यह क्या है, संविधान की संरक्षण का काम करती है। इसीलिए गार्जियन इसको कहा गया कि यह गौर करती है जुडिशरी कि यह क्या है, जो कानून बनाया जा रहा है वह संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध न हो, और जो कानून लागू किया जा रहा है वह भी क्या है, संविधान के अनुसार हो, संविधान के अनुकूल हो। इसलिए इन्हें न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्या करेगा, इसको यह पावर दिया गया है न्यायपालिका को, ऐसे कानून को वायड घोषित कर देती है। ठीक है, यानी वह मान्य नहीं होता। अब आपको जानना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर के अंदर कानून बनाने के लिए हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या है, दो तरह के हाउसेज हैं। कौन कौन सी, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। सॉरी, लोअर हाउस जिसको हम हिंदी में, देखिए मैं आपको साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताते चलता हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरह से जो हिंदी मीडियम है समझ सकते हैं, उनको भी सुविधा रहे और सुविधा ना हो। तो लोअर हाउस को हम लोकसभा भी काम कहते हैं, या हम इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन। और जो अपर हाउस है इसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा। हिंदी में बोलते हैं राज्यसभा, या इसको हम कहते हैं अपर का उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं, और लोअर हाउस को हम लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अंदर टोटल जो लेजिस्लेचर के अंदर सीटें हैं वो कितनी सीट हैं, 550 सीटें हैं। कितनी हैं, 550 सीट है। जिसमें आप चुनाव होता है तो आपको पता होगा कि 545 पर चुनाव होते हैं, 543 पर, सॉरी 543 पर इलेक्शन होते हैं। और क्या है, 2 एंग्लो इंडियन लिए जाते हैं, यानी उनको मनोनीत किया जाता है, उनको चुना नहीं जाता। हम लोग चर्चा करेंगे एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। और 5 जो है, यह हमारे संविधान बनाने वालों ने सुरक्षित रखा है कि जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा बनेगा उस दिन क्या है, 5 लोग 5 एमपी चुन करके वहाँ से आएंगे। तो इसलिए 5 सीटें वहाँ के लिए रिजर्व रख दी गई है। तो इस तरह से टोटल 550 सीटें हैं। क्लियर हो गया। 5 सीटें पीओके से आनी है, जो अभी तो है नहीं आपका हिस्सा, लेकिन भविष्य के लिए ही क्या है, व्यवस्था करके रखी हुई है संविधान बनाने वालों द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। दीज आर इलेक्टेड नहीं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा, हम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और 543 सीट पर क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है। अब जो 543 है, हम जानते हैं लोकसभा जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बहुमत से चलती है, यानी जिसको मेजॉरिटी जिसके पास होती है, जो सबसे बड़ा दल होता है, जिसके पास सबसे अधिक एमपी होते हैं, उसे ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो बहुमत के लिए रूल है क्या है, आधे से अधिक होना चाहिए। तो 543 का हाफ कितना हो गया, 272.5। तो 0.5 तो हो नहीं सकता, यानी आधा, कोई आदमी आधा तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, यानी क्या है, क्या करते हैं उसके लिए 272 की जगह हम क्या करते हैं 273। तो 273 आप काफ़ी अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। ठीक है। इसलिए सुनने की आप थोड़ी सी आदत रखें। एक बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी सुनने की सामर्थ्य अधिक होती है, और मूर्ख वो होता है जो सुनना पसंद नहीं करता। तो मैं जानता हूं कि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप गौर से जो मैं बताऊं उसको सुने। ठीक है, न कि बीच में
इंटरप्ट करें, आप बोलें, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को समझना है, सबको सुनना है, ठीक है। तो 273 वाला क्या होगा? रूलिंग पार्टी होगा। क्या होगा? रूलिंग पार्टी, यानी सत्ता पक्ष। क्या होगा यह? रूलिंग पार्टी, यानी जिस पार्टी को, जिस दल को 273 एमपी चुन करके आएंगे, उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और जिसके एमपी, जिस पार्टी को इससे कम एमपी होंगे, इतना नहीं होंगे, उनको क्या होगा? उसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन का मतलब विपक्ष में बैठते हैं, यानी सत्ता पक्ष के विरुद्ध, रूलिंग पार्टी के खिलाफ। अब इनका क्या काम है भाई? जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध बैठते हैं। क्या मतलब? यानी यह रूलिंग पार्टी तानाशाह न हो या मनमानी न करने लगे, चूंकि वो दोनों ही चुन करके किसने भेजा है? जनता ने भेजा है। यह अलग चीज़ है कि इनका मेंबर अधिक है, तो लोकतंत्र होने के कारण क्या है? बहुमत का राज है। तो जिसके पास बहुमत है, यानी जिसके पास मेजॉरिटी है, वही क्या करेगा? रूल करेगा। लेकिन बाकी जो एमपी है, जिनको मेजॉरिटी नहीं मिला, उनको भी तो जनता नहीं चुना है। तो वह जनता ने जो चुना है, तो उन्होंने जनता से वादा किया होगा, ठीक है। ऐसे में क्या है कि अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी को क्या करती है? निगरानी रखती है कि जो रूलिंग पार्टी है वह क्या जनता से किए गए वादे जो जनता के बीच में करके आई है, क्या उन वादों को यह निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। कहीं झूठे फॉल्स वादे करके तो नहीं आए और यहाँ वादा करके सत्ता में आ गए, लेकिन ये जनता का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में समय समय पर क्या करती है रूलिंग पार्टी? वो क्या करती है? जो अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी क्या है? उनके किए गए वादों की याद दिलाती रहती है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे वर्तमान में आप जानते हैं बीजेपी क्या है? रूलिंग पार्टी है। बीजेपी सत्ता पक्ष में है, मोदी साहब सत्ता पक्ष में है, ठीक है। इस बार कौन सा टर्म उन्होंने जीता है? तीसरा टर्म जीते हैं। पहली बार 2014 में, फिर कितने साल की सरकार होती है? 5 साल की। तो 2014 से 2019, फिर 2019 में इलेक्शन हुआ, फिर कौन जीता? बीजेपी, यानी मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर जाके 5 साल बाद 2024 फिर इलेक्शन हुआ, ठीक है। फिर किसकी सरकार बनी? तो लगातार 3 टर्म से कौन है? बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी रूलिंग पार्टी की कौन है? बीजेपी। और अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस अपोजिशन, कांग्रेस और उसके अलायंस जो है अपोजिशन में है, और जो रूलिंग पार्टी बीजेपी और उसके अलायंस जो है वह रूलिंग पार्टी है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें समझ गए, रूलिंग पार्टी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि लोअर हाउस में अगर कल को आप चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ने का शौक़ हो आगे चल के, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन लोग एमपी बन सकते हैं। यानी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ निश्चित क्वालिफिकेशन तय किया गया। क्या क्या है? पहला क्वालिफिकेशन है कि क्या होना चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन, आपको इंडियन होना चाहिए, यानी आप भारत के नागरिक हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? आपकी उम्र कम से कम, मिनिमम आपकी एज कितनी हो? मिनिमम आपकी एज कितनी हो? 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी मिनिमम आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो पहला है कि जो भारत का नागरिक, यानी कोई विदेशी चुनाव, अगर दूसरे देश का कोई सिटीजन है तो हमारे देश में चुनाव। क्यों ऐसा कहा गया भाई? इसी जो दूसरे देश का होगा वो क्या होगा? वह इस देश के हित के बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि उसके इस देश से क्या लेना देना है, उसका इंटरेस्ट तो किससे जुड़ा हुआ है? अपने देश से जुड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर बनाएंगे तो यहाँ आकर के वो कुछ भी करेंगे, वो किसके फायदे के बारे में सोचेंगे? अपने देश के बारे में। इसीलिए कहा गया कि वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो भारत के नागरिक हों। किसी विदेशी को, दूसरे देश के नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है।
उम्र कहा गया मिनिमम 25 साल होना चाहिए, ठीक है, यानी 25 साल आजकल जान ही रहे हैं, कई लोग टारगेट रखते हैं ना 25 साल मिनिमम 25 ईयर, यह माना जाता है कि 25 ईयर्स में क्या है, मैच्योर हो जाते हैं, आप काफ़ी समझदार हो जाते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है कि आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इसीलिए उसकी एज रखी गई मिनिमम 25 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। तीसरी कहा गया कि आप साउंड माइंड के हों, स्वस्थ दिमाग के हों, अनकॉन्शियस माइंड ना हो, यानी आप पागल ना हो या बैंक करप्ट ना हो। तो बैंक करप्ट या पागल आपको, ठीक है, बैंक करप्ट या पागल नहीं होना चाहिए, यानी आप स्वस्थ दिमाग के होंगे तभी तो जाके देश के लिए नीतियां बनाएंगे। और आप खुद ही बैंकों का पैसा लेके घोटाला करके और आप दिवालिया घोषित कर दिए हैं, तो लेते समय नहीं, लेकिन जब देना हुआ तो आपने कह दिया मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं दूँ कहाँ से। तो ऐसे में जब आप अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से, तो आप देश के लिए क्या, नागरिकों के लिए क्या सेवा करेंगे, क्या उनके लिए अच्छा सोचेंगे। तो इसलिए बैंक करप्ट या आपको पागल कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथी चीज कही गई क्या होना चाहिए, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल को आप मंत्री बन गए, चुनाव जीते और मंत्री बन गए, आप क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट के हैं उसी डिपार्टमेंट के लगेंगे सैलरी बढ़ाने, उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करने लगेंगे, अपने दोस्तों को आप बेनिफिट देने की कोशिश करने लगेंगे। तो यह इस तरह से व्यवस्था की गई है कि आप न्यूट्रल होकर के पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सकें। इसीलिए कहा गया आप सरकारी किसी लाभ के पद पर ना हो, क्योंकि लाभ के पद पर होंगे तो आप न्याय नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट आपको प्रॉफिटेबल पोस्ट पर, ठीक है, पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांचवा चीज क्या है, पांचवा चीज कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वह चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसको न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो। अगर वह क्रिमिनल है और कोर्ट द्वारा उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है और उसे सजा दी जा चुकी हो 6 महीने की, 1 साल की, 1 महीने की, 5 साल की, तो उसे भी चुनाव लड़ने पर रोक लग जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ ध्यान देने की बात है, 2 चीज़ें हैं। एक होता है सरकार न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी हो, और एक है कि न्यायालय के अंदर क्या है, उसके विरुद्ध कोई केस चल रहा हो। दोनों में अंतर है। अगर किसी के विरुद्ध कोर्ट में केस चल रहा है तो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी को न्यायालय ने सजा डिक्लेयर कर दिया हो कि हाँ आप गिल्टी हैं, आप एक्यूज्ड हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अगर यह साबित हो गया हो न्यायालय द्वारा, ठीक है, और सजा का डिक्लेयर कर दिया गया हो, फिर आपको चुनाव लड़ने का अधिकार आपका खत्म हो जाता है, यानी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो यह 5 अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई ऐसा अपराध मत कीजिएगा जीवन में, नहीं तो अपराध करने के साथ ही क्या है, आपकी ये सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप किसी बैंक से लोन लेके पता चला आप दिवालिया घोषित हो जा, आप सॉरी, ठीक है, आप गवर्नमेंट किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर हैं अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए उस पद को छोड़ना पड़ेगा, यानी रिजाइन करना पड़ेगा। और आप भारत के नागरिक ही हैं और आपकी एज 25 वर्ष के बाद आप, तो यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। अब मैं आऊँगा कि आपने देख लिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यह तो लोअर हाउस की क्वालिफिकेशन है, जो अपर हाउस की क्वालिफिकेशन है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, जहां लोअर हाउस में मिनिमम एज 25 साल है, उसी तरह अपर हाउस के लिए जो एज है वो कितनी है, 30 ईयर्स है। इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो अगर राज्यसभा का सदस्य होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको आपकी उम्र कम से कम 30 ईयर्स होना चाहिए। बाकी सारे क्वालिफिकेशन सेम होते हैं,
ठीक है। उसी तरह अगर आप कल को प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। तो यह एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है, 1 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लोअर हाउस के लिए 25 ईयर्स, अपर हाउस के लिए 30 ईयर्स और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स, तो आप यही गलत बोल गए। आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या है, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो आप किसी न किसी बोथ हाउसेज में से एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो अगर लोअर हाउस का कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे तो उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स, लेकिन अगर लोअर हाउस का मेंबर नहीं है तो राज्यसभा से अगर वो मेंबर बन के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसकी एज 30 ईयर। ठीक है। तो अगर कहा जाए कि मिनिमम कितना, तो 25 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो रूलिंग पार्टी है जिसको आप देख रहे हैं ना, यह जो मेजॉरिटी, जिसको लोअर हाउस के अंदर मेजॉरिटी मिलती है, यही रूलिंग पार्टी क्या काम करती है, एजुकेटिव का काम करती है। किस चीज़ का काम करती है, कार्यपालिका का। यानी जो लोअर हाउस के अंदर जिसको मेजॉरिटी मिली होती है, जिसको बहुमत मिला होता है, वही यहाँ सरकार में यही क्या है, सरकार बना के उस कानूनों को लागू करती है और पूरे देश को में क्या है, देश को चलाती है। तो कार्यपालिका यानी इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है, इस रूलिंग पार्टी के पास है। तो आपने एक गौर से अगर ध्यान देखेंगे तो जो एजुकेटिव है, कार्यपालिका है, वो क्या है, कानून बनाने में भी शामिल होती है। ठीक है। तो कानून बनाना दोनों बनाते हैं मिलकर, कौन कौन, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन उस कानून को लागू करने का सिर्फ काम किसके पास है, कार्यपालिका यानी रूलिंग पार्टी के पास है। ठीक है। और मैंने कहा कि यह जो है इन चीज़ों को निगरानी रखती है कि यह दोनों काम संविधान के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, क्योंकि अगर वह इसके किसी एक के अंडर में रहेगी तो क्या है, वह निष्पक्ष न्याय, ठीक है, नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए निष्पक्ष न्याय देने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया कि जिससे किसी की प्रभाव से प्रभावित ना हो। ठीक है। जिससे क्या है, वो स्वतंत्र रूप से क्या है, निर्णय दे सके। ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट जिसको क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, या उसको एक और नाम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का काम है इन दोनों के कामों को निगरानी करना। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को जो भी कानून बनाए जाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करने का काम भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अलग से मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में। सेम आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि देखिए एक ही चैप्टर के साथ आप कितने सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, कितने सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सेम जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के है वही स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम वही उसी तरह का, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम वही फंक्शन है। अंतर क्या है, वहाँ भी लेजिस्लेचर है, वहाँ भी एजुकेटिव है और वहाँ भी जुडिशरी है। तो डिफरेंसेस क्या है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर के अंदर क्या होते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधानसभा और विधान, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं, काउंसिल। तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान
परिषद। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप एक चीज गौर से देखेंगे, जो यहाँ लोअर हाउस है सेंटर के अंदर, स्टेट में क्या है, विधानसभा। यहाँ एमपी इनको बोला जाता है, यहाँ क्या बोला जाता है इनको, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको यहाँ क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमएलए हैं लेजिस्लेटिव, और दूसरा जो है यहाँ विधान परिषद है, काउंसिल है। यहाँ क्या है, विधान परिषद की जगह राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद सभी जितने देश के राज्य हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। जैसे दिल्ली जहां आप लोग हैं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जबकि राज्यसभा क्या है, वहाँ तो एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होने के कारण जहाँ पर ज़रूरत थी संविधान बनाने वालों ने, वहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्थाएं की है। लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट थे, जहाँ उन्होंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जो व्यवस्था यहाँ पर है, सेम व्यवस्थाएं वहाँ पर भी की गई है। जैसे अब यहाँ पर भी क्या है, जो मेजॉरिटी होगा, जिसको उस राज्य की, सभी राज्यों की साइज अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग अलग है, तो राज्य की जो पॉपुलेशन है, जो साइज है, उसके हिसाब से क्या है, वहाँ पर जो मेंबर हैं, एमएलए हैं, एमएलए की सीटों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, आप दिल्ली में है, दिल्ली छोटा सा स्टेट है, तो यहाँ पर टोटल जैसे सदस्य एमएलए कितने हैं, 70 हैं, तो 70 सीटें हैं, 70 सीटों पर चुनाव होते हैं, और जो मेजॉरिटी जिसको मिलती है, बहुमत में आते हैं, उसकी सरकार बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, इसलिए क्या है, वहाँ एमएलए की संख्या भी अधिक है। तो राज्य की साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग जो राज्य है, उसमें एमएलए की संख्याएं अलग अलग हैं। लेकिन सेम यहाँ भी जो एमएलए होते हैं, जितनी भी सीट होती है, उसके आधे से अधिक जिसको मिलता है वही रूलिंग पार्टी होती है, और जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यानी टोटल सीट से कम सीट मिलती है, वही क्या होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, वही विपक्ष में होते हैं। तो सेम, जैसे मेरा बताने का मतलब कि जैसे सेम इधर है, वैसे सेम जो है राज्य में भी वही व्यवस्था की गई है। यहाँ भी क्वालिफिकेशन यही चाहिए, यहाँ भी क्वालिफिकेशन, इसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन सेम चाहिए। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी लोकसभा का आपको मेंबर बनना है तो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही, अगर आपको किसी राज्य की विधानसभा का मेंबर बनना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, तो सेम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी होती है, इसका कौन बनता है, रूलिंग पार्टी का जो हेड ऑफ द पार्टी होता है, यानी पार्टी का जो मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलता है, किसका, रूलिंग पार्टी का मुखिया। यानी रूलिंग पार्टी का जो पार्टी दल का जो मुख्य नेता होता है, वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पर जो जिसको सबसे अधिक एमएलए चुन के आए, जिसके सबसे अधिक एमएलए हैं, जो रूलिंग, उसका जो लीडर होगा, उसको क्या बोलते हैं, सीएम। क्या बोलते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर रूलिंग पार्टी का जो मुखिया होगा वो क्या है, पीएम, यानी बहुमत जिसको मिलती है उस दल के नेता को पीएम बनाया जाता है। यहाँ बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है, सीएम बनाया जाता है। दोनों ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो भी कार्य है, जो मेजॉरिटी है, रूलिंग पार्टी है, जो भी है कार्यपालिका जो काम करती है, किसके नाम से करती है, प्रेसिडेंट के नाम से। किसके नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट के नाम से क्यों होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है,
प्रेसिडेंट है। एक्चुअल हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। यानी काम तो किसके होगा नाम से? प्रेसिडेंट के। ठीक है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? यहां पर गवर्नर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। यहां पर गवर्नर। यानी यहां जो रूलिंग पार्टी है, सीएम और उनके मंत्री दल मिलकर के जो भी काम करेंगे किसके नाम से करेंगे? यहां प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। यहां सीएम और अदर मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां जिसको बहुमत मिलेगी उसको इनवाइट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा कि आप आइए और सरकार बनाइए, यानी एजुकेटिव का काम कीजिए। वहां जिसको मेजॉरिटी मिलेगी उसको कौन बुलाएगा? गवर्नर बुलाएगा कि आइए और आप सरकार बनाइए, यानी देश राज्य में काम कीजिए। तो सिमिलरिटी कितनी है? तो दोनों में कितनी सिमिलरिटी है? डिफरेंस एक है जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बट गवर्नर इज अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं लेकिन गवर्नर को चुना नहीं जाता, बल्कि क्या है? नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी वास्तविक मुखिया तो क्या है? यह है संवैधानिक मुखिया, यह है सारा काम। लेकिन वास्तव में मुखिया कौन है? एक्चुअल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मुखिया कौन है? गवर्नर। लेकिन वास्तव में मुखिया कौन है? सीएम। तो काम तो सीएम करेगा लेकिन किसके नाम से? गवर्नर के नाम से। इसी तरह काम तो यहाँ पीएम करेंगे लेकिन किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। मैंने कहा प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? एक तो यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, ये दोनों हाउसेज, इसके मेंबर वोट करेंगे। और किसके मेंबर वोट करेंगे? यह तीनों मिलकर के किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को। बाकी डिटेल में प्रेसिडेंट का अलग से लेक्चर दूंगा आपको। तो यह तीनों मिलकर के चुनते हैं किसको? कौन कौन चुनता है मिलकर के प्रेसिडेंट को? एक लोअर हाउस, अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लोअर हाउस, मेंबर ऑफ अपर हाउस एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह मिलकर के किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को। और गवर्नर कैसे चुना जाता है? गवर्नर चुना नहीं जाता, गवर्नर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? किसके सलाह से? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं कि इनको गवर्नर बना दिया जाए तो उनको गवर्नर, और जब तक चाहेंगे कि वो गवर्नर रहें उतने समय तक गवर्नर रहेंगे, जब चाहेंगे गवर्नर को बदल देंगे। तो गवर्नर तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब उनको गवर्नर को बदल के दूसरे गवर्नर को वहाँ भेजा जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट को जब चाहे तब बदला, क्योंकि ये कितने साल के होते हैं? इनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल। तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं? जो चुने जाते हैं वो 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। गवर्नर का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वह तब तक है जब तक आशीर्वाद सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको मिला हुआ है, तब तक वो अपने पद पर मौज, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब उनको हटा सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा, क्योंकि एक बार चुने गए तो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, फिर दूसरा प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप सेंट्रल और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। जहाँ यहाँ जुडिशरी है, यहाँ जुडिशरी में कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। जुडिशरी में कौन होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होगा, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट, और
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र सरकार चूंकि पूरे देश की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखती है, और हर राज्यों की, राज्य सरकारों की निगरानी कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी। ठीक है, बाकी मैं अगले पीरियड में आपको, अगली क्लास में बाकी और चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना, और मैं, इससे लगता है मुझे कि आप सरकार कैसे काम करती है, क्या है, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यह कोशिश किया कि एक ही साथ आपको राज्य और सेंटर के बारे में आप समझ पाएँ। आगे फिर मैं दूसरे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।